All right, so let us start today's session with a fresh topic because of course अभी आपको पता है हमने लास्ट सेशन में एक स्प्रिंग का केस लिया था, उसके लिए हमने डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन डिराइव किया था a sin of omega t plus alpha एंड हमने देखा कि इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन x equal to a sin omega t. If it starts from extreme position, x equal to a cos omega t. In that case, velocity was given by omega under root of a square minus x square, and acceleration was given by a equal to minus omega square x. यहाँ तक हमने देखा है. Now let us derive, not derive, but we already know expression, general expressions for. So expressions for displacement x, velocity v, and acceleration a of a particle performing SHM. तो बेसिक डिफरेंस क्या है, हमने ये ऑलरेडी किया है लास्ट सेशन में. दिस इज व्हाट वी डिड इन द लास्ट सेशन. बट जो लास्ट सेशन में हमने जो इक्वेशन डिराइव किए थे वो पर्टिकुलर केस के थे. और केस क्या था? केस ऐसा था कि आपके पास एक rigid wall है, then you have a spring and then you have a mass attached to this and it is kept on a table. Under the assumption there is no friction, then आप इस मास को डिस्प्लेस करोगे तो डिस्प्लेसमेंट अगर टुवर्ड्स राइट है तो फोर्स इज टुवर्ड्स लेफ्ट. तो यू राइट इक्वेशंस F इक्वल टू माइनस के एक्स, देन F इक्वल टू एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स. तो यहाँ से स्टार्ट करके हमने सब डिराइव किया था. तो those equations were particular case, special case. General, now we want to have general equations. Now of course आपको already पता है कि in general for a particle performing SHM, displacement is given by a sin of omega t plus some phase angle alpha या फिर phi. book to book vary करता है. So we know that in general, displacement of a particle performing SHM is given by, general equation है x equal to a sin of omega t plus alpha बोलो या plus phi बोलो, doesn't matter. You can call alpha, ठीक है, you can call phi, it's okay. बट वहां पे अल्फा यूज किया था क्योंकि वो पर्टिकुलर केस था स्प्रिंग का, तो यहाँ पे मैं phi बोल देता हूँ. कोई फर्क नहीं पड़ता है. यू कैन कॉल दिस एज अल्फा, phi, डेल्टा, गामा, जो आपको पसंद आए वो. तो ये आपको पता है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन. नाउ ऑफ कोर्स अगर आपको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पता है तो इससे भी आप वेलोसिटी का इक्वेशन निकाल सकते हो. कैसे? So to find out velocity, what you can do is take derivative, right? Velocity of the particle, और जब मैं velocity बोलता हूँ तो this is instantaneous velocity, क्योंकि ये जो displacement का equation है ये instantaneous displacement है because you see time t. So this equation gives you displacement at a particular instant of time. तो velocity भी क्या मिलेगी? Instantaneous. So इन जनरल जब हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन लिखते हैं मतलब हम इंस्टेंटेनियस की ही बात कर रहे हैं जनरली. दैट यू हैव लर्नड इन 11th, क्योंकि 11th में क्लियर कट वहां पे बताया था मैंने कि इन जनरल व्हेन यू से वेलोसिटी मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, ऑफ कोर्स वेलोसिटी आपको मिलता है बाय डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो आपको इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, derivative of a sin omega t plus phi. Good. इसमें as you know a जो है वो कांस्टेंट है because a is maximum displacement, maximum value कांस्टेंट होती है. So a is a constant that can be taken outside.
तो डेरिवेटिव ऑफ, यू विल हैव डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, और आपको पता है साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ये जो ओमेगा टी प्लस फाइव है इसका डेरिवेटिव से कभी भी आपको लास्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करना होता है। सो यू नीड टू नो दिस लिटिल बिट ऑफ मैथमेटिक्स, थोड़ा सा मैथमेटिक्स पता होना चाहिए। सो इट इज डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। गुड। तो ऑफ कोर्स दिस इज a cos of omega t plus phi, एंड यहाँ पे ओमेगा टी का डेरिवेटिव में से ओमेगा आउटसाइड dt by dt 1, फाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा, राइट। तो आई विल जस्ट राइट डाउन वंस दिस स्टेप, बाद में आप अज्यूम कर लेना। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, यहाँ पे पहले टर्म का डेरिवेटिव लूंगा ओमेगा टी, प्लस दूसरे टर्म का डेरिवेटिव लूंगा फाई का डेरिवेटिव। तो a cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, इसमें से ओमेगा कांस्टेंट आउटसाइड dt by dt 1 आ जाएगा, और ये फाई कांस्टेंट का उसका डेरिवेटिव 0 आ गया। फाई वाज कांस्टेंट तो उसका डेरिवेटिव 0 आ गया, ओमेगा को बाहर रखा, dt by dt 1 होगा, मतलब सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे, ओमेगा। सो यू विल हैव a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाई, ये आ गया आपका वेलोसिटी का जनरल एक्सप्रेशन। So that is why I told you कि these are harmonic motion. This is harmonic motion because the function displacement में भी, velocity में भी you have sine and cosine. Equation number 2. अब in the next case, therefore acceleration is given by, acceleration is given by, acceleration कैसे find करोगे? Of course by taking derivative of velocity. तो d dt of velocity मतलब a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई का डेरिवेटिव, राइट। तो यहाँ पे ये आएगा आपके पास a ओमेगा cos का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन ओमेगा t प्लस फाई, और वापस से ओमेगा t प्लस फाई का डेरिवेटिव आएगा सिर्फ ओमेगा। तो दिस विल बी, acceleration will be equal to minus a omega square sine of omega t plus phi. So this is equal to, by the way, minus omega square a sine of omega t plus phi. मतलब this is minus omega square x. So this is a simple harmonic motion because acceleration is minus omega square x. So equation 3 is general expression for acceleration of the particle. When I say general expression for acceleration, I mean instantaneous acceleration, acceleration at a given instant of time. Good. तो जरूरी नहीं है कि हर बार आप स्प्रिंग का केस लेके ही डिराइव करो। You if once you know, हाँ स्प्रिंग का केस एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि वहीं से तो पता लगा कि x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा, ऐसा फॉर्म आता है डिस्प्लेसमेंट का। बट वंस यू नो फॉर एनी पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय a sin ओमेगा t प्लस सम एंगल, तो फिर उसके आगे आप डेरिवेटिव से भी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, और उसके डेरिवेटिव से आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो। इज दिस क्लियर? सिंपल था, कुछ नहीं है, x का फॉर्म अज्यूम करना है, उसका डेरिवेटिव लेके वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेके एक्सेलरेशन मिलेगा। गुड। नाउ हमने क्या छोड़ दिया इस प्रोसेस में? वी हैव नॉट, एज ऑफ नाउ हमने ये डिस्कस ही नहीं किया कि पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगा, मिनिमम कहाँ पे होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा, मिनिमम कहाँ पे होगा। डिस्प्लेसमेंट तो मिनिमम मैक्सिमम पता है हमको, पर फिर भी वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज ऑफ कोर्स एज यू नो, हम जब बोल ही रहे हैं कि हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे मेन पोजीशन से, तो फिर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा? मेन पोजीशन पे। डिस्प्लेसमेंट x is always measured with respect to mean position.
तो मिनिमम कहाँ पे होगा, मीन पे 0। मैक्सिमम कहाँ पे होगा, x इक्वल टू प्लस ए या फिर x इक्वल टू माइनस ए, राइट। गुड, हमको पता है, बट एक बार हम लोग इसको डिराइव भी कर लेते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट मैक्सिमम एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ displacement, velocity and acceleration. Displacement, velocity and acceleration. Extreme values मतलब आपको पता है maximum and minimum. So we are talking about maximum and minimum values here. So let us start with finding out minimum value and maximum value for displacement. तो number 1, पहले हम displacement का देख लेते हैं। So displacement का case is not very difficult because we know that x is equal to a sin of omega t plus phi। और अगर आपको याद होगा, हमने जब यह इक्वेशन डिराइव किया था, इसके इमीडिएटली बाद हमने बोला था इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन अल्फा इज इक्वल टू 0। मतलब एक्चुअली इन रियलिटी ये पूरा एंगल 0 होना चाहिए सो दैट x इज इक्वल टू 0। सो एट मेन पोजीशन, जो हमको ऑलरेडी पता है ना, आपने क्या प्रूव किया था यार, इसलिए मैंने अल्फा यूज नहीं किया, दैट्स व्हाई आई डिड नॉट यूज अल्फा। अब देखो क्या है, x इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस अल्फा, ये आपने डिराइव किया। आपने बोला इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, मतलब एट t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, मतलब 0 इक्वल टू a साइन ऑफ 0 प्लस अल्फा, राइट। मतलब साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, करेक्ट। इज दिस क्लियर? गुड। तो यहां से आपने बोला अल्फा इज इक्वल टू 0, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे ये टोटल एंगल, क्योंकि t 0 था इसलिए ये टोटल एंगल क्या हुआ, 0, इसलिए ये टोटल एंगल क्या होगा, 0। दैट इज व्हाई आई डिड नॉट यूज अल्फा, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। वापस एक बार बता रहा हूं, you have derived general equation x equal to a sin omega t plus alpha, okay, at t equal to 0 x is equal to 0, so if you put t 0 and x 0 you get alpha 0, correct। मतलब क्या है कि इनिशियली t equal to 0 पे x equal to 0 पे ये पूरा एंगल ही 0 हो गया, क्योंकि ये t तो 0 था, फिर अल्फा भी क्या आया, 0, मतलब दिस कंप्लीट एंगल इज 0। तो आप बोल सकते हो एट मीन पोजीशन, ये पूरा एंगल ओमेगा टी प्लस अल्फा आएगा 0, therefore x इक्वल टू a साइन ऑफ 0 दैट इज 0, therefore x इज मिनिमम। तो x इज मिनिमम, राइट। तो ये आ गया x मिनिमम की वैल्यू 0। गुड, सिंपल। कंफ्यूजन हो रहा होगा तो लिखना ही मत, इसको सीधा बोल देना we know that minimum value of x is 0 at the mean, therefore x minimum is 0, right। थोड़ा सा मैथमेटिकल है तो sometimes it becomes little confusing, so anyways now we have seen कि जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करेगा, मतलब कहां से, x इक्वल टू प्लस ए या फिर माइनस ए से, तो उस केस में एंगल कितना आया था, टोटल एंगल π/2 या फिर 3π/2। मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस अल्फा, अगर मैंने बोला कि एट t इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, तो ये आपका आता है प्लस माइनस a इक्वल टू a साइन ऑफ t, तो 0 हो गया अल्फा, करेक्ट। तो प्लस माइनस 1 इक्वल टू साइन अल्फा, तो आपको एक बार अल्फा मिला π/2 और एक बार मिला आपको अल्फा 3π/2। मतलब ये पूरा एंगल जब π/2 होगा तब पार्टिकल इज एट राइट एक्सट्रीम, x इक्वल टू प्लस ए। जब ये पूरा एंगल 3π/2 होगा तो द पार्टिकल इज एट लेफ्ट एक्सट्रीम। गुड, तो we can talk about maximum position of displacement if that value, कौन सा वैल्यू, ये
extreme positions, at extreme positions, you have omega t plus phi equal to either pi by 2 or omega t plus phi equal to 3 pi by 2. Therefore, x is equal to a, क्या था वो साइन, a sin of pi by 2, a sin of pi by 2 or x equal to a sin of 3 pi by 2. Sin pi by 2 is 1, therefore x equal to a, or this is minus 1, so x equal to minus a. Therefore, x is maximum at plus minus a. Therefore, maximum value of x is either plus a or minus a. हो गया डिराइव। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो ज्यादा लिखना ही नहीं, बोल देना वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम एट द मीन पोजीशन बिकॉज़ यू मेजर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो जहां से मेजर कर रहे हो वहीं पे ओरिजिन सेट करते हैं तो x इक्वल टू 0 आएगा। जहां से हम मेजर कर रहे हैं वहीं पे ओरिजिन सेट होता है तो x इक्वल टू 0 आएगा। तो टू द राइट मतलब मैक्सिमम x इक्वल टू a, टू द लेफ्ट मिनिमम x माइनस a। तो ऐसा भी लिख सकते हो। वी नो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ displacement is plus minus a, minimum is 0. Good. Okay, good. Then number 2 is you have to find out what is the maximum and minimum value of velocity. This is pretty simple compared to this one, because अभी आपके पास दो इक्वेशंस है वेलोसिटी के। एक तो ये भी है, इससे भी आप प्रूव कर सकते हो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, क्योंकि मिनिमम वैल्यू मतलब कॉस की वैल्यू मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा जब कॉस का वैल्यू मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस इज प्लस और माइनस ए ना 1। व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस प्लस 1, मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस माइनस 1। तो जब ये वैल्यू आपके पास मैक्सिमम होगी तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, अगर ये वैल्यू मिनिमम होगा तो वेलोसिटी मिनिमम होगा। सिंपल। एक चीज और याद रखना, प्रॉब्लम ये है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ऑलवेज यू से द रेंज ऑफ कोसाइन फंक्शन इज -1 टू +1। आप एक गलतियां ये कर देते हो कि -1 को मिनिमम मान लेते हो, दैट इज नेगेटिव मैक्सिमम, दैट इज नॉट मिनिमम। मिनिमम इज 0, पॉजिटिव मैक्सिमम इज 1, नेगेटिव मैक्सिमम इज -1। गुड। So velocity will be minimum if cos is minimum, and cos is minimum मतलब cos is 0, तो v minimum is 0, right? तो ऐसा भी कर सकते हो, या फिर of course we know that velocity of a particle performing SHM पता है ना हमको, v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? ये भी SHM है, सिर्फ ये पर्टिकुलर केस है। हमने यहाँ पे जो जनरल इक्वेशन लिखी है वो भी SHM है, सो डजंट मैटर, यू कैन आल्सो यूज दिस। गुड। और अगर आपको, इफ यू डोंट ट्रस्ट आई कैन प्रूव, सी v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर है, ऑफकोर्स माइनस एक्स स्क्वायर। आपने जनरल केस के लिए x क्या लिया था, a sin ओमेगा t प्लस फाइव, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव, तो दिस इज प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव। व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस ओमेगा ए स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, तो प्लस माइनस ओमेगा ए cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, करेक्ट। ये तो हमने डायरेक्टली भी तो वही इक्वेशन लाया, राइट? तो वेलोसिटी के लिए आप ये लिखो या फिर आप ये लिखो, अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट द
सेम थिंग. इज दिस क्लियर? तो दैट इज वाई अगर मैंने कहीं पे v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव यूज कर दिया, कहीं पे मैंने v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यूज किया, तो डोंट वरी, बोथ आर द सेम. सिर्फ x की जगह पे आप सब्स्टिट्यूशन करोगे, जो भी x का इक्वेशन है वो यहाँ पे a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव था, सॉल्व करते गए तो वापस से वेलोसिटी का जो हमने डेरिवेटिव से निकाला है वही इक्वेशन मिल गया, राइट? अब ऐसा क्यों, कहीं पे ये कहीं पे वो क्यों? डिपेंड्स ऑन आवर कन्वीनियंस. इस केस में हमको मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है. किसकी? वेलोसिटी की. करेक्ट? तो हमको ऑलरेडी पता है कि मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0. मैक्सिमम कितना है? प्लस माइनस a. तो मैं डायरेक्टली x की जगह पे एक बार 0 और एक बार प्लस माइनस a डाल के देख लूंगा. नहीं तो अदरवाइज फिर cos की वैल्यू मैक्सिमम तो वेलोसिटी मैक्सिमम, cos की वैल्यू मिनिमम तो वेलोसिटी मिनिमम. वो करो या ये करो, एक ही चीज है. बट व्हाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन आई वांट टू यूज दिस? अंडरस्टैंड द डिफरेंस. प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमको सिर्फ मैक्सिमम वेलोसिटी का इक्वेशन नहीं चाहिए, हमको पोजीशन चाहिए जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम है. तो अगर मैं सीधा x के लिए ही सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मुझे पता है ना x इक्वल टू 0 मतलब पार्टिकल कहां पे है? मीन पे, उस पे जो वेलोसिटी आएगा. और x इक्वल टू प्लस माइनस a मतलब कहां पे है? एक्सट्रीम पे, राइट? उस पे वेलोसिटी मिलेगा. तो जो भी मिलेगा हमको पता है कि हमने मीन पे फाइंड किया था, हमने एक्सट्रीम पे फाइंड किया था, तो दोनों में से जो ग्रेटर होगा बोल देंगे ये मिनिमम एट दिस पॉइंट, मैक्सिमम एट दैट पॉइंट. और अगर ये फंक्शन यूज करते हो दूसरा वाला, मतलब ये यूज करते हो, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपने बोल दिया मिनिमम के लिए कॉस की वैल्यू 0, तो v इक्वल टू 0. अरे 0 लेकिन कहां पे 0? x इक्वल टू 0 पे 0 या फिर x इक्वल टू a पे 0? पता लगा कि आपको? नहीं. बट एडवांटेज ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग फॉर x इज यू नो कि x 0 था, मैंने ही सब्स्टिट्यूट किया ना. सो यू सी, if I put x equal to 0, what happens? At mean position, that is at x equal to 0, at x equal to 0, v is equal to plus or minus omega a square minus 0 square. मतलब you will have v is equal to plus minus a omega, right? Good. तो ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी प्लस माइनस ए ओमेगा, राइट? अगर आप वैसे भी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव से फाइंड करते तो भी यही मिलता, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज प्लस माइनस 1, तो ये मिलता प्लस माइनस ए ओमेगा. सेम सेम एकदम सेम, करेक्ट? ये यूज करने का एक एडवांटेज है कि आपको कम से कम पोजीशन पता लग गया कि व्हेनेवर द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन वेलोसिटी इज मैक्सिमम, राइट? गुड. देन एक कंफ्यूजन और होता है, बट हम तो बोलते हैं कि उसने स्टार्ट ही मीन पोजीशन से किया था, फिर मैक्सिमम कैसे हो गया वेलोसिटी? मैंने क्या बोला? वो इंस्टेंटेनियस है, राइट? जब पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया तो उस केस में हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिया होगा, तब स्टार्ट किया होगा ना मोशन, राइट? तो मैक्सिमम वेलोसिटी वी हैव गिवन एट द मीन पोजीशन, देन इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, एट द एक्सट्रीम इट बिकम्स 0, while coming back it increases at the mean again maximum, then it goes to the left side, negative side, then it goes on decreasing 0, then while coming back increases and at the mean again maximum, right? गुड. और ये प्लस माइनस साइन एग्जैक्टली आपको वही बताता है, जब पार्टिकल एक्सट्रीम से टू द राइट, सॉरी मीन पोजीशन से टू द राइट जा रहा है, तो इस केस में इसका वेलोसिटी होगा ए ओमेगा. जब लेफ्ट में जा रहा है तो होगा माइनस ए ओमेगा एट द मीन पोजीशन. इन बोथ केसेस इट इज मैक्सिमम, only negative sign tells you it is going to the negative side. That's it. So this is the maximum velocity, right? So therefore velocity is maximum
at x equal to 0, that is at mean position. At mean position. Okay. Negative means particle moving towards negative x-axis, and positive means particle moving towards positive x-axis. Positive x-axis. Good. Okay. Therefore, Vmax, maximum velocity, is plus minus a omega. Vmax equal to plus minus a omega. Good. Then minimum देख लेते हैं. For minimum, x equal to plus minus a, या तो वो राइट एक्सट्रीम पे होगा या फिर वो लेफ्ट एक्सट्रीम पे होगा. वेलोसिटी इज प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x खुद प्लस माइनस a है, तो x खुद ये प्लस माइनस a है, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 0. Therefore, velocity is minimum. कहाँ पे? At x equal to plus minus a. Therefore, v minimum is 0. So this is what you have. Then, अब कौन सा रह गया? Acceleration. तो अब acceleration का देख लेते हैं. Let us talk about maximum and minimum values of acceleration. This is very simple because we know that what do we know is a is minus omega square x straight away. X equal to 0, तो acceleration 0. If x equal to 0, a is 0, therefore a is a minimum at x equal to 0. Therefore a minimum is 0, right? अब if x is equal to plus minus a, then a is equal to minus plus omega square a, मतलब plus minus, ठीक है, doesn't matter. Okay, therefore a is maximum at x equal to plus minus a. Therefore a maximum is minus plus omega square a. अब इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन क्रिएट होना चाहिए, जो होता है, दैट इज ओके. देखो, द थिंग इज, आपने बोल दिया कि मिनिमम एक्सेलरेशन इज एट मीन पोजीशन. आपने बोला कि मैक्सिमम वेलोसिटी इज एट मीन पोजीशन. हाउ डू यू डिफाइन एक्सेलरेशन? dv by dt. जब मीन पे v की वैल्यू मैक्सिमम हुई, मैक्सिमम मतलब कांस्टेंट वैल्यू है ना. इफ आई एम मूविंग विद अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, मतलब माय स्पीड विल नॉट चेंज नाउ, it is maximum, it has become constant. What is derivative of a constant? You see, जहां पे velocity maximum था, वहां पे acceleration 0 होगा, minimum मतलब 0 होगा, because the value was constant. दूसरा, at the extreme position पे velocity कितना है? 0, right? तो फिर आप बोलोगे डेरिवेटिव ऑफ 0 शुड बी आल्सो 0, मतलब एक्सेलरेशन शुड बी 0. लेकिन यहाँ तो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? मैक्सिमम, राइट? हाउ कम? सिंपल क्वेश्चन. एक्सट्रीम पोजीशन पे जब वेलोसिटी 0 हुआ तो उसका डेरिवेटिव 0 मिलना चाहिए.
एक्सेशन 0 मिलना चाहिए, लेकिन एक्सट्रीम पे तो आपको मैक्सिमम मिल रहा है। वाई? नहीं। Have you in 11th standard have you went through a topic called as vectors? Yes. What is a vector? A physical quantity that has magnitude and direction. Velocity, is it a vector quantity or a scalar quantity? Very good. तो velocity भले ही 0 हुआ, लेकिन मैंने बताया था कि at the extreme position there is 180 degree flip in the direction of velocity. So there is maximum change in the direction. और वेक्टर क्वांटिटी का हर बार सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चेंज होगा ऐसा नहीं होता है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर, डायरेक्शन चेंज होना मतलब एक्सेलरेशन होना। So there should be either change in magnitude or in direction. अब ये आपने ऑलरेडी देखा भी है कहां पे? सर्कुलर मोशन। अगर आपको याद होगा when we were studying यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उस टाइम पे हमने बताया था कि एक पार्टिकल है जो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव हो रहा है। A particle performing circular motion with constant speed, velocity मत बोलना यहाँ पे, constant speed मतलब at any point, चाहे वो A पे हो चाहे वो B पे हो, its speed is always constant, but direction of the velocity is changing. और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट था उसमें भी एक्सेलरेशन आया। क्यों आया था? बिकॉज ऑफ द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एंड दैट एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स सेंटर। इसके लिए आप बोलते थे सेंट्रीपिटल। तो इवन इन चैप्टर नंबर 1 of 12th we have discussed this, that when a particle performs uniform circular motion its speed is constant but the direction of velocity changes continuously, it is always along tangent. तो जहां भी पार्टिकल जाएगा वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा along tangent. So because of the change in direction of velocity there is acceleration, and in this case is towards center, right? So similarly when a particle is performing simple harmonic motion, even though its velocity at extreme is 0, but earlier it was moving along positive, now it has to change direction by 180 degree and come back. So there is maximum change in the direction of velocity, hence the acceleration should be maximum. Is this clear? Similar thing happens on the other extreme. So that is why you need to know all these basics. कहां से कौन सा टर्म आ रहा है, you need to know this. Are we good here? पक्का? Or should I repeat this again? No? Good. So we are now ready to solve few numericals on whatever we have learned so far. Example 5.1. A body of mass 0.2 kg. So you have a body of mass 0.2 kilogram, performs linear SHM. It experiences a restoring force F of 0.2 Newton when its displacement from the mean position, मतलब x equal to 4 सेंटीमीटर, इसको यहीं पे कन्वर्ट कर लो 10⁻⁻2 मीटर। ओके, डिटरमाइन नंबर 1, मतलब यू सपोज टू फाइंड आउट फोर्स कांस्टेंट। आपको याद होगा फोर्स कांस्टेंट मतलब k, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। नंबर 2, पीरियड ऑफ SHM। नंबर 3, you are supposed to find out acceleration when its displacement from the mean position is 1 centimeter, मतलब a at x equal to 1 centimeter. Good. Then which formulae will we need? Number 1, f equal to minus kx, so k equal to minus f by x, k equal to minus f by x. Number 2, or by the way I will just use the magnitude of this. Time period. What is general formula for time period? 2 pi by omega, but omega square is k by m, so omega is root of k by m. k ऊपर से फाइंड करोगे, m आपको दिया है। Good.
नंबर 3 एक्सेलरेशन, तो सिंपल है ये, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज k बाय m, ओमेगा स्क्वायर इज k बाय m, तो k बाय m तो मिल जाएगा आपको। गुड, तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 1। k, मैं k के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मैं नेगेटिव साइन नहीं लिख रहा हूं, इट इज जस्ट मैग्नीट्यूड f by x। व्हाट इज f? 0.2। व्हाट इज x? 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 इंटू 10 पावर माइनस 2, तो ये आएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 1, ऊपर मतलब हाफ हो जाएगा, ऊपर 10 पावर माइनस 1, नीचे 10 पावर माइनस 2, और हाफ है, हाफ है, ये ऊपर जाके प्लस मतलब 10, और जीरो मतलब ओनली 5 न्यूटन पर मीटर, 5 न्यूटन पर मीटर। तो आपको मिल गया इसका आंसर 5 न्यूटन पर मीटर। तो आपके पास k की वैल्यू आ गई। देन k के बाद क्या फाइंड करना था? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड t इज 2 पाई बाय ओमेगा, बट ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ k बाय m, मतलब दिस इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k। 2 पाई अंडर रूट ऑफ m, m कितना दिया है? 0.2, 2 इंटू 10 पावर माइनस 1, k कितना फाइंड किया? 5। व्हाट इज 2 बाई 5? 0.4। ऐसा करो, इसको लिखो, सिंपल है, इसको लिखो 4 बाई 10, और ये 10 को ऊपर लेके जाओ, 10 पावर माइनस 2 हो जाएगा। 2 बाई 5 इज 4 बाई 10, और 10 ऊपर गया तो माइनस 1, और ये नीचे का 10 ऊपर जाके और माइनस 1, कितना? 10 पावर माइनस 2। 4 बाई 10, 10 पावर माइनस 1, ये आ जाएगा 2 पाई। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4? 2। 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर रूट 10 पावर माइनस 1, 2 इंटू 2 4, 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 1, 0.4 पाई, 0.4 पाई, ये आ गया आपके पास टाइम पीरियड इन सेकेंड। हो गया सॉल्व। 4 पाई और 10 पावर माइनस 1, तो 0.4 पाई, ये आ गया टाइम पीरियड। इतना रखो, डोंट पुट वैल्यू ऑफ पाई अननेसेसरीली, जरूरत नहीं है हमको। देन नंबर 3 क्या फाइंड करना था आपको? एक्सेलरेशन। a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x माइनस k बाय m x k, नहीं करेक्ट है, दिस इज राइट, ओमेगा स्क्वायर इज k बाय m, ओमेगा इज रूट ऑफ k बाय m, तो यहाँ पे ओमेगा था इसलिए रूट लिखा, वहां पे ओमेगा स्क्वायर तो रूट नहीं लिखा। गुड, तो k की वैल्यू कितनी? 5, m की 0.2, 0.2, x नहीं 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 नहीं, acceleration when the displacement is 1 centimeter, okay, 1 centimeter, तो 1 centimeter is 10 power minus 2 meter, ये आएगा आपका 5 by 2, 10 power minus 1 ऊपर जाके प्लस 1, तो 10 power minus 1, 5 by 2 is 2.5, minus 2.5 into 10 power minus 1, मतलब minus 0.25, minus 0.25 meter per second square. Done, simple. Next question. A particle performs linear SHM of period 4 seconds. So in the given quantity, you have been given time period as 4 seconds, amplitude as 4 centimeter, amplitude का displacement नहीं, तो 4 centimeter तो 4 × 10⁻² meter. Find the time taken by it to travel a distance of 1 centimeter from the positive extreme position. पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, आपको बोला है कि हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर बट मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम। याद रखना, ये है मीन, ये है एम्पलीट्यूड ए, पॉजिटिव एक्सट्रीम, ओके, इतना डिस्टेंस ए है, मतलब अगर आपको इस पॉइंट को नाम कुछ और देना है तो दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दिस डिस्टेंस इज ए एम्पलीट्यूड। उन्होंने बताया है कि यहाँ पे पॉइंट है सी, मतलब पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम से वापस आ रहा था तो सी पे पहुंचा, दैट इज 1 सेंटीमीटर, राइट। तो displacement measured from mean will be x equal to amplitude minus 1, amplitude minus 1, मैं वापस समझा रहा हूं,
हम डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से मेजर करते हैं? मीन से। एम्पलीट्यूड कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इन्होंने बोला है फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 1, लेकिन कहां से 1? पॉजिटिव एक्सट्रीम से 1। तो पॉजिटिव से 1 मतलब मीन से कितना? 4 माइनस 1 मतलब एम्पलीट्यूड माइनस 1। मैंने पहले ही बताया था कि x आप हमेशा मीन से मेजर करते हो, और यहाँ पे आपको 1 सेंटीमीटर एक्सट्रीम से दिया है, तो डायरेक्टली x इक्वल टू 1 डाल दिया तो आंसर विल बी रॉन्ग। Always first find out what is the displacement measured from the mean. So a minus 1 that is 4 minus 1 that is 3 centimeter, that is 3 into 10 power minus 2 meter. Okay, तो ये याद रखना हमेशा, otherwise answers will be wrong. Okay, so by the way, from the positive extreme, when particle starts its motion from extreme, x equal to a साइन या फिर कॉस? ओह वेरी गुड, -1 इफ इट इज इन जेई एंड नीट। तो यू नीड टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको टाइम फाइंड करना है और आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जब एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है तो a cos ओमेगा t। If the particle starts its motion from extreme position x equal to a cos omega t, बोला है क्या? From positive extreme मतलब कहां से स्टार्ट किया? एक्सट्रीम मतलब x equal to a cos omega t. So you will have solution x equal to a cos of omega t. x is a minus 1 जो आपने फाइंड करके रखा है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर को मीटर में लिख देते हैं, तो 3 into 10 power minus 2 और 4 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड मतलब 4 into 10 power minus 2 cos of omega t। कैंसल एंड कैंसल, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 3/4 इक्वल टू cos omega t। 3/4 मतलब होता है 0.75। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि cos की वैल्यू 0.75 होती है 41 डिग्रीज एंड 2 मिनट्स। ये बहुत बार हमने यूज किया है, इफ यू रिमेंबर एटलीस्ट दोज हु वर हियर इन 11th। रे ऑप्टिक्स में cos इनवर्स ऑफ 3/4 मतलब cos इनवर्स ऑफ 0.75 इक्वल टू 41.2, और उसमें एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा था, आपको प्रिज्म से रिलेटेड था जिसमें आपको प्रिज्म एंगल निकालना था, तो वो आपका आया था 41.2 का डबल 82 पॉइंट समथिंग। तो ये पता होना चाहिए ऑलवेज। तो दिस इज omega t equal to cos inverse of 3/4 and this is nothing but 41 degrees and 41.4 degrees omega t. Good. Now हमें पूछा है टाइम, हमें मिल गया omega t, but omega as you know is 2 pi by time period, so it is 2 pi by time period. Okay, तो टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है आपको? 4 सेकेंड। So you will have 2 pi by 4 t equal to 41.4, 1 and 2 जा, तो pi t equal to 2 से मल्टीप्लाई करोगे 82.8, तो t equal to 82.8 by pi। तो जो भी मिलेगा whatever it is, let me see what is the answer here. They are saying 0.46 seconds, that is okay. Why okay? ये डिग्री में है, ये रेडियन में है, कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। You cannot have one in degree, one in radian. Both are to be brought in degrees. By the way, what is the conversion factor? Pi radians is 180. Pi radian is 180 degree. Pi radians is 180 degree. तो ये 180 डालोगे यहाँ पे, 180 ऊपर डिग्री में था, नीचे भी डिग्री मिला है, तो रफली 90 by 180 is 0.5। 90 by 180 होता तो 0.5, राइट। अब ऊपर नंबर छोटा है तो आंसर भी 0.5 से छोटा होगा, तो एग्जैक्ट आंसर इज 0.46 सेकेंड। तो याद रखना, यहाँ पे कन्वर्जन किए बिना डायरेक्टली 3.14 डाल दिया तो गए,
क्योंकि 3.14 पाई की न्यूमेरिक वैल्यू है, ये एंगल है एंगल, तो ये ऊपर डिग्री नीचे रेडियन, तो या तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो या फिर रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करो. Don't put here 22/7 or 3.14. If you do that, right, khatam. Okay, so this is how you are supposed to solve this question. That's it for today.